आजकल सवालों में है। सुप्रीम कोर्ट ईडी को जमकर सुना चुका है। सवाल कर रहा है कि आप लोग किसी को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल देते हैं। पीएमएलए कानून बहुत सख्त है। गिरफ्तार व्यक्ति को आसानी से जमानत नहीं मिलती, लंबे समय तक जेल में रहता है। ईडी ट्रायल ही शुरू करने में महीनों निकाल देती है और जब ट्रायल शुरू होता है तो सिर्फ मौखिक गवाहों को पेश कर दिया जाता है। कोई मजबूत सबूत नहीं होता, इसलिए आरोपी छूट जाता है। 5% लोगों को भी ईडी सजा नहीं दिला पाती है। किसी मामले में अगर 60 से 70% लोगों को दोषी ठहराया जा रहा है तो समझा जा सकता है कि कार्रवाई एक हद तक सही हो रही है, लेकिन 4% की दर बेहद ही खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सब ईडी को 1 महीने पहले ही सुनाया था और इसके बाद संसद में वित्त राज्य मंत्री ने बताया था कि ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है। 4% नहीं बल्कि 4.6% की दर है उसकी सजा दिलवाने की। यानी 100 लोगों पर अगर ईडी कार्रवाई करती है तो कम से कम 4 लोगों को तो सजा दिला ही देती है। भले ही 96 निर्दोष लोगों को इसके लिए 2-3 साल तक जेल में रहना पड़ता है और जिन निर्दोष लोगों को जेल में रहना पड़ता है उसमें अधिकांश वो लोग होते हैं जो या तो बीजेपी विरोधी दल से जुड़े हुए लोग हैं या ऐसे उद्योगपति और व्यापारी जो बीजेपी की जगह उसके विरोधियों को चुनावी चंदा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब एसबीआई ने चुनावी चंदा देने वालों की लिस्ट जारी की थी तो सबसे ज्यादा सक्रियता ईडी ने दिखाई थी। जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों को चंदा दिया था उनमें से अधिकांश के ठिकानों पर ईडी की रेड शुरू हो गई थी। लेकिन जब कोई नेता पाला बदल लेता है या फिर बीजेपी को चंदा देना शुरू कर देता है तो ईडी उसे लेकर नरम पड़ जाती है। महाराष्ट्र में अभी देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और इस विस्तार पर भी ईडी का असर दिखाई दे रहा है। एनसीपी के कोटे से मंत्री बनाए गए कई लोगों के खिलाफ ईडी ने मजबूत शिकंजा कस दिया था, लेकिन अब इन्हें ईडी की चिंता नहीं है। तो कैसे ईडी बन गई है बीजेपी के लिए राजनीति का हथियार, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं तिबुश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। देवेंद्र फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। कुछ 39 लोगों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें बीजेपी के 19, शिवसेना के 11 और एनसीपी से 9 मंत्री हैं। महायुति की सरकार को भारी बहुमत मिला है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा जा रहा था कि नई सरकार में ऐसे किसी मंत्री को शामिल नहीं किया जाएगा जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हों। लेकिन मंत्रियों की सूची देखें तो साफ है कि फडणवीस का दावा भी राजनीतिक दावा ही निकला है, क्योंकि मंत्रियों की लिस्ट में कई ऐसे लोगों के नाम हैं जिन पर ईडी ने मामले दर्ज कर रखे हैं। वो बात अलग है कि ये मामले तब के हैं जब वो नेता बीजेपी के खिलाफ बने गठबंधन का हिस्सा थे। 1.5 साल पहले बीजेपी गठबंधन का हिस्सा बने हैं, तभी से ईडी की जांच थम सी गई है। ईडी की कार्रवाई पर हम आगे बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि ईडी का खौफ नेताओं में किस तरह का है। मुंबई उत्तर पश्चिम के सांसद रविंद्र वायकर का एक बयान जो उन्होंने लोकसभा चुनावों के दौरान दिया था, लेकिन आज इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वैसे वायकर चुनाव जीते और शिवसेना से सांसद भी बन गए। वैसे उनका चुनाव जीतना भी विवादों में फंसा हुआ है। मुंबई उत्तर पश्चिम का नतीजा इस समय हाई कोर्ट में है और इसका कारण है कि ईवीएम की वोटिंग जब पूरी हुई तो वायकर करीब 700 वोटों से पीछे चल रहे थे और अचानक ही खबर आई कि वायकर चुनाव जीत गए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी लीड डाक मतपत्रों में कवर कर ली। वायकर 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार हैं। वो सिर्फ 48 वोट से चुनाव जीते थे। अब यहाँ वायकर के चुनाव की नहीं बल्कि उनके बयान पर चर्चा करेंगे। वायकर ने कहा था कि वो उद्धव ठाकरे को ही अपना नेता मानते थे। शिंदे ने जब बगावत की तो वो शिंदे के साथ नहीं गए थे। वो उद्धव का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें बाद में मजबूरी में उद्धव को छोड़कर शिंदे के साथ आना पड़ा। अगर ऐसा नहीं करते तो ईडी जेल में डाल देगी। ईडी की गिरफ्तारी और जेल जाने से बचने के लिए मैंने उद्धव गुट को छोड़ दिया था और शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गया था। वायकर ने कहा था कि मेरे पास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ईडी के एक मामले में बुरी तरह से फंस गया था, या यूं कहें कि मुझे फंसाया गया था। इसके बाद मेरे सामने 2 विकल्प रखे गए थे, या तो जेल जाऊं या अपनी पार्टी बदल लूं। मैंने भारी मन से अपनी पार्टी बदल ली।
शिवसेना यूबीटी छोड़ने से पहले मैंने उद्धव के साथ 3 बैठकें हुई थी, जिसमें मैंने ठाकरे से ईडी की परेशानी से उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा था। मैंने उनसे मदद मांगी थी। दावा किया जा रहा है कि वाइकर ने उद्धव से कहा था कि अगर वो बीजेपी नेताओं से मेरे बारे में बात करेंगे तो ईडी का घेरा कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन उद्धव ने साफ कह दिया था कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया है। पहले चुनाव में जो वादा किया उसे तोड़ा और फिर मेरी पार्टी को तोड़ा। ऐसे में बीजेपी के साथ किसी तरह की बातचीत वो नहीं करेंगे। ईडी के मामले में वो बेहतर से बेहतर वकील उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन अमित शाह या पीएम मोदी से बात नहीं करेंगे। वाइकर ने कहा था कि इसी दौरान एकनाथ शिंदे की तरफ से उन्हें बुलावा आया। शिंदे सीएम थे, उनसे मिलने के लिए गया तो मुझे साफ कह दिया गया कि अगर मैं शिंदे गुट की शिवसेना के साथ आता हूं तो ईडी के मामले में उन्हें राहत मिल सकती है। मुझसे शिंदे ने मदद करने की बात कही थी, जिसके बाद मैं शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गया। हालांकि जब वाइकर के बयान को लेकर विरोधियों ने पूरे एनडीए गठबंधन और खास तौर पर बीजेपी को घेरना शुरू किया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ईडी को लेकर बयान दिया था, लेकिन मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बता दें कि वाइकर जिस मामले की बात कर रहे थे वो जोगेश्वरी में एक नागरिक भूखंड पर 5 सितारा होटल के निर्माण के संबंध में था। इस मामले में रविंद्र वाइकर के खिलाफ पीएमएलए में मामला दर्ज किया गया था। रविंद्र वाइकर मुंबई की पूर्वी जोगेश्वरी विधानसभा सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधायक बने थे। बाद में उन्हें शिंदे ने लोकसभा का टिकट दिया और चुनाव में वाइकर ने उद्धव गुट की शिवसेना अमोल गंजन कीर्तिकर को 48 वोटों से हरा दिया। साफ है कि ईडी के काम करने का तरीका क्या है। अब बात हम देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की करते हैं। मंत्रिमंडल में जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है उनमें एनसीपी के कोटे से प्रताप सरनाइक, धनंजय मुंडे और हारून मुशर्रफ का नाम शामिल है और इन तीनों पर ही ईडी का मामला चल रहा है। मामला जरूर 1.5 साल 2 साल पुराना है, जब ये सभी लोग महाविकास अघाड़ी का हिस्सा होते थे। लेकिन 1.5 साल पहले अजीत पवार जब महायुति गठबंधन में आए थे तो ये सभी नेता अजीत पवार के साथ आ गए थे। उसके बाद से ही ईडी की जांच ढीली पड़ गई है। पहले इनकी गिरफ्तारी के दावे हो रहे थे, लेकिन अब ये नेता मंत्री बन चुके हैं, क्योंकि ईडी की तरफ से अभी तक किसी भी मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर नहीं की गई है। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि ईडी का मामला अभी तक चल रहा है। हाँ, एक बात और है कि एनडीए में शामिल होने के बाद ईडी की जांच जरूर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई है और इसी के चलते ईडी ने अभी तक तीनों ही नेताओं से जुड़ी कंपनियों पर चार्जशीट पेश करने के बाद कोई काम नहीं किया है। वैसे सिर्फ एनसीपी के नेताओं पर ही गंभीर आरोप नहीं है, बीजेपी के नेताओं पर भी आरोप है। दरअसल जब उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में थी तो बीजेपी नेता गिरीश महाजन के खिलाफ अपहरण और जबरन वसूली जैसे आरोप लगाए गए थे। महाजन ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे ठुकरा दिया था। बाद में जब शिंदे सरकार बनी तो जांच सीबीआई को सौंप दी गई और सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वो बात अलग है कि महाजन अब बीजेपी की सरकार में मंत्री बना दिए गए हैं।